सबसे पहली खबर 2024 के लोकसभा चुनावों को लेके, जो इस बार देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें जिस पर टिकी हुई हैं। लोकतंत्र का यह पर्व कई मायनों में खास होने वाला है। पिछले 10 साल में सत्ता में काबिज बीजेपी पिछले 2 चुनावों की तरह एक बार फिर से धमाकेदार जीत दर्ज कर अपनी हैट्रिक पूरी करेगी या फिर कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आने वाले वक्त में सबकी निगाहें इस बात पर होंगी। चुनाव की तारीखों के साथ ही बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी पार्टियों के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो रहा है। लेकिन इसी बीच देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चुनाव नहीं लड़ने के फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया। सीतारमण कर्नाटक से राज्यसभा की सदस्य हैं। निर्मला सीतारमण के राज्यसभा का कार्यकाल 2028 तक का है और बीजेपी ने उन्हें आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। निर्मला सीतारमण चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं, उन्होंने इसकी वजह भी बताई। निर्मला सीतारमण ने एक कार्यक्रम के दौरान क्या कहा, वो कहती हैं कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में पूछा था। उन्होंने आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की पेशकश की थी। हालांकि इस बारे में सोचने के बाद मैंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। चुनाव लड़ने लायक मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी सैलरी, मेरी कमाई और मेरी बचत मेरी है। भारत की संचित निधि मेरी नहीं है। आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु में चुनाव जीतने के मानदंडों पर मैं खरी नहीं उतरती हूं। किसी खास समुदाय, किसी खास धर्म का समीकरण भी होता है और मैं एहसानमंद हूं कि पार्टी ने मेरी दलील को मान लिया है। मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह स्टेटमेंट बेहद चिंताजनक है कई मायनों में। निर्मला सीतारमण ने चुनाव ना लड़ने की वजह तो बता दी, लेकिन यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि देश की वित्त मंत्री की संपत्ति कितनी है। देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाली निर्मला सीतारमण की अपनी नेटवर्थ कितनी है। इसके साथ ही जो डेटा उपलब्ध है निर्मला सीतारमण की संपत्ति को लेकर, उनकी कुल संपत्ति 2,50,99,396 रुपए बताता है और इसमें चल और अचल दोनों ही संपत्ति शामिल है। उनकी अचल संपत्ति का जो मूल्य है वो लगभग 1,87,60,200 रुपए है। निर्मला सीतारमण के पास 315 ग्राम सोना है, यानी कि गोल्ड है, और 2 किलो चांदी भी उनके पास है। निर्मला पर 30 लाख रुपए का लोन भी है और इसके अलावा निर्मला सीतारमण के नाम पर 3.5 लाख का एक पर्सनल लोन भी है। राज्यसभा के लिए अपने चुनावी हलफनामे में उन्होंने 17,200 रुपए कैश होने की बात कही है। इसके अलावा जो बैंक एफडी है उसके तौर पर 45 लाख रुपए की जानकारी उनकी तरफ से दी गई। निर्मला सीतारमण के पास कोई कार नहीं है और उनके नाम पर एक बजाज चेतक स्कूटर है। हैदराबाद के नजदीक करीब 16 लाख रुपए की एक नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी उनके पास है। तो ये तो रही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की संपत्ति का ब्यौरा। लेकिन अगर चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की बात करें तो चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के खर्च का दायरा अलग अलग है। जैसे कि लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। ये राशि साल 2022 में बढ़ाई गई थी और इससे पहले हुआ करती थी ये 70 लाख रुपए। तो राज्य विधानसभा चुनावों के लिए जो खर्च की सीमा है वो 28 लाख रुपए होती थी, जिसको बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि निर्वाचन आयोग ने एक प्रत्याशी के लिए अधिकतम 95 लाख रुपए सीमा तय की, जबकि एक प्रत्याशी के 20 दिन के कैंपेनिंग का, उसके प्रचार का जो औसत खर्च है, एवरेज खर्चा, वो करीब 6 करोड़ होता है। बाकी पैसा सियासी दल या फिर अज्ञात स्रोत से खर्च होता है, यानी कि अननोन सोर्सेस का होता है। चुनाव कराने का जो पूरा खर्च है वो सरकारें उठाती हैं और अगर लोकसभा चुनाव है तो सारा का सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। विधानसभा चुनाव का खर्च राज्य सरकारें करती हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ साथ हैं तो फिर ये जो खर्च है ये केंद्र और राज्य में बंट जाता है, यानी कि दोनों मिलकर ये खर्चा उठाते हैं।
चुनाव आते ही देश में तरह तरह के रंग देखने को मिलते हैं। कोई नेता पोस्टर बैनर लेकर चुनाव प्रचार के लिए निकलता है, तो कोई बड़े बड़े रोड शो करता हुआ नजर आता है। चुनाव प्रचार चाहे पोस्टर के साथ हो या फिर किसी मेगा रैली के जरिए। क्या आपने कभी यह सोचा है कि देश में चुनाव करवाने में कितना पैसा खर्च होता है? देश में 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और बताया जाता है कि देश का यह चुनाव देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होगा। दुनिया में अब तक किसी भी देश में सिर्फ चुनाव पर इतने पैसे खर्च नहीं हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस बार 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो सकते हैं। सियासी खर्चे पर जो नजर रखते हैं, यानी कि सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज CMS, वो ये बताता है कि अमेरिका में 2020 का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए और इस लिहाज से ये दुनिया के सबसे महंगे चुनाव होने जा रहे हैं। भारत में साल 2019 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें घोषित और अघोषित खर्चा मिलाकर 60,000 करोड़ रुपए का था। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इस बार के चुनाव में सीधे डबल द मनी यानी कि दोगुना पैसा खर्च हो रहा है। आजादी से लेकर अब तक देश में जब भी चुनाव हुए, विज्ञापन यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट्स जगह जगह आप देखते हैं और जो प्रचार होता है, जो कैंपेनिंग होती है, उस पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। हालांकि ये खर्च शुरुआती दौर में बहुत कम था। जैसे कि पार्टियों का जो सालाना ऑडिट हुआ उसकी रिपोर्ट आई, उसमें 2015 से 2020 के दौरान बीजेपी की तरफ से 2000 करोड़ रुपए चुनाव प्रचार पर खर्च किए गए और ये पार्टी के कुल चुनाव खर्च का 54.87% था। इधर कांग्रेस ने 550 करोड़ रुपए यानी कि 40.08% खर्च किया है। बीजेपी का जो ट्रैवल एक्सपेंस है यानी कि यात्रा खर्च वो 15.29% और जो प्रत्याशियों को वित्तीय मदद दी जाती है, फाइनेंशियल एड दी जाती है, वो 11.25% के आसपास थी। करीब 260 करोड़ रुपए यानी कि 7.2% ओवरऑल खर्चे का वो मोर्चा, रैली और जो आंदोलन होते हैं उस पर खर्च किए गए। तो कांग्रेस ने 250 करोड़ रुपए यानी कि 17.47% अपने ट्रैवल पर खर्च किए, यात्राओं पर खर्च किए हैं। आजाद भारत में जब पहला आम चुनाव हुआ था तब चुनाव आयोग ने लगभग 10.5 करोड़ रुपए का खर्च किया था, लेकिन अब चीजें बहुत बदल चुकी हैं। अब आम चुनाव कराने में हजारों हजार रुपए का खर्चा आता है। ये तो सिर्फ चुनाव आयोग का खर्च है, लेकिन अगर इसमें आप राजनीतिक पार्टियां और जो उम्मीदवार हैं उनके खर्च को, उनके एक्सपेंसेस को भी आप जोड़ देंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार पानी की तरह पैसा बहाते हैं। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च को तो एक उसके लिए लिमिट तय कर दी है, एक सीमा तय कर दी, लेकिन पार्टियों पर इस खर्च की कोई पाबंदी नहीं है। और यही वजह है कि अब भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 के चुनाव दुनिया के सबसे महंगे चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है। बीते कुछ आम चुनावों में जितना खर्च हुआ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, बीते कुछ चुनावों में जो कुछ भी पैसा खर्च हुआ वो कई देशों की GDP के बराबर नजर आता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनावों में पैसा किस तरीके से खर्च किया जाता है और निर्मला सीतारमण ने इसी पैसे का हवाला देकर चुनाव लड़ने से इनकार क्यों कर दिया है। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। भारत में अगले महीने 19 अप्रैल से आम चुनाव होंगे। यह खबर भी चुनावों से ही जुड़ी हुई है और ऐसे में चुनाव कैंपेनिंग प्रचार में नेता दौड़ भाग करते हैं और इस बार का ये चुनाव कैसे डिजिटल इलेक्शन में बदलने वाला है, आपको इस खबर के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करेंगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अब तक आपने चुनाव प्रचार में देखा होगा। स्टेज पर जब कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पहुंचते हैं, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनावों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इलेक्शन कैंपेनिंग में एंट्री करने वाले हैं और ये काफी दिलचस्प रहने वाला है।
जो अलग अलग पार्टियां हैं वो इन इन्फ्लुएंसर्स के जरिए लोकसभा चुनाव 2024 में सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली हैं और जो देश के युवा वोटर्स हैं, जो यूथ वोटर्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हैं, खींचना चाहती हैं, अपने पाले में लाना चाहती हैं। और यही वजह है कि इन वोटर्स को लुभाने के लिए सियासी दलों का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खास इस बार फोकस नजर आ रहा है। सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं जिस पर ये इन्फ्लुएंसर्स एक्टिव रहते हुए तमाम पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए मेगा इलेक्शन कैंपेन करेंगे। व्हाट्सएप से लेकर इन्फ्लुएंसर्स तक का नेता सहारा ले रहे हैं। लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। व्हाट्सएप यूजर्स के पास प्रधानमंत्री का एक पत्र भेजा गया है जिसमें पार्टी की उपलब्धियों के बारे में बताया गया और मतदाताओं से उस पर प्रतिक्रिया यानी कि उनके रिएक्शंस भी मांगे गए हैं। इसके अलावा पार्टी ने माय फर्स्ट वोट फॉर मोदी एक वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है। जो वोटर्स मोदी को वोट देने के पीछे का कारण बताते हुए अपना वीडियो अपलोड करने की परमिशन यहां से मिलती है। यानी कि जो वोटर है वो इस वेबसाइट पर मोदी सरकार के काम के बारे में बताते हुए एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आपको यह भी बताऊं कि व्हाट्सएप के पास 500 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। और वहीं अगर मैं विपक्षी दल की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं और जो बाकी विपक्षी दल है, तो जो पार्टी का व्हाट्सएप पर एक चैनल है जिसमें 4,72,000 फॉलोअर हैं। सभी के सभी राजनीतिक दल युवा वोटर्स पर, यूथ वोटर्स पर खास फोकस कर रहे हैं। भारत में 2 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है। आपको याद होगा कि इस आंकड़े की जानकारी खुद चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई थी कि इस उम्र से इस उम्र तक के वोटर्स इस बार किस तरीके से चुनावों में इन्वॉल्व रहेंगे एक वोटर के तौर पर। और यही वजह है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का चुनाव प्रचार में अहम रोल होने वाला है। अपनी बात रखने के लिए नेता यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स का सहारा ले रहे हैं। न सिर्फ यूट्यूब बल्कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनका सहारा ले रहे हैं और जो इन अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको अपने इलेक्शन कैंपेन में शामिल कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम चांदनी भगत का आता है। अब आपके मन में सवाल यह होगा कि आखिर चांदनी भगत कौन है? चांदनी भगत देश में होने वाले आम चुनावों में एक नई प्रचारक है। भगत उन हजारों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में से एक हैं जो कि अप्रैल में होने वाले आम चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का प्रचार कर रही हैं। चांदनी भगत 3 साल से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और इंस्टाग्राम पर उनके वीडियोस पोस्ट होते हैं। अपने धार्मिक वीडियोस में वो पॉलिटिकल कंटेंट भी डालती है, यानी कि धार्मिक वीडियोस में पॉलिटिक्स का तड़का लगाती है। चांदनी भगत के 2 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं और 100 से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में से वो एक हैं जिन्हें पिछले साल बीजेपी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सम्मेलन में इनवाइट किया था। शिव के बारे में पोस्ट करने वाली भगत तभी से अपने इंस्टा अकाउंट पर बीजेपी के पक्ष में पोस्ट करती है। अब इसके बाद एक दूसरे बड़े नाम की बात करूंगी। ये दूसरा बड़ा नाम है रणवीर इलाहाबादिया का। इलाहाबादिया, आप इनको बियर बाइसेप्स के नाम से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दरअसल रणवीर देश के जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। यूट्यूब और इसके साथ ही अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं और इनका जो पॉडकास्ट वीडियो है उसके लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। फेमस पॉडकास्ट जिसका मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया, बियर बाइसेप्स। दरअसल पॉडकास्टर रणवीर के पॉडकास्ट में आपने कई नेताओं को देखा और सुना होगा। इनके 7 मिलियन से अधिक यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं। आपको याद होगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारत मंडपम में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए एक नेशनल क्रिएटर अवार्ड का आयोजन करवाया था और उसको नवाजा गया था इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित करके इस सम्मान से। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने रणवीर इलाहाबादिया को डिसरप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था और इनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। इस दौरान पीएम मोदी और रणवीर के बीच काफी मजेदार और हल्के फुल्के अंदाज में कॉन्वर्सेशन भी हुई और इसका वीडियो भी सामने आया जो खुद
इन्होंने अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट भी किया था। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? तो योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं तो मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है। अब बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। अब खबर नागपुर में महाविकास गठबंधन की उम्मीदवार को लगे 440 वोल्ट के करंट की। टिकट लेने के लिए उम्मीदवारों में मारामारी चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में टिकट को लेकर खींचतान मची है। लेकिन जरा आप सोचिए कि आपको टिकट मिल जाए, आप नामांकन भी कर दें और उसके बाद आपके पेपर्स अवैध करार कर दिए जाएं। ऐसा ही कुछ हुआ महाविकास गठबंधन की उम्मीदवार रश्मि बर्वे के साथ। महाराष्ट्र में नागपुर ग्रामीण की रामटेक लोकसभा सीट से महाविकास गठबंधन की उम्मीदवार रश्मि बर्वे को बड़ा झटका उस वक्त लगा जब रश्मि बर्वे का जाति प्रमाण पत्र अवैध घोषित कर दिया गया। महाविकास गठबंधन की उम्मीदवार रश्मि बर्वे ने बुधवार को ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन वैशाली देविया से रश्मि बर्वे के खिलाफ शिकायत की गई। वैशाली देविया की शिकायत पर महाराष्ट्र सरकार की सामाजिक न्याय और इसके साथ ही विशेष सहायता विभाग की जाति सत्यापन समिति यानी कि जाति वेरिफिकेशन जो कमेटी होती है उसने इस बात की जांच की और रश्मि बर्वे के जाति प्रमाण पत्र को अवैध घोषित कर दिया गया। जाति प्रमाण पत्र अवैध करार दिए जाने के बाद रश्मि बर्वे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने याचिका में ये आरोप लगाया कि अलग अलग पक्षों की तरफ से सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए ये करवाया गया है और कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब 1 अप्रैल को होगी। खबरों के मुताबिक रश्मि बर्वे को कई दिन पहले जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। समिति ने उनके जाति वैधता प्रमाण पत्र से संबंधित कई दस्तावेजों की जानकारी मांगी थी और ऐसे में रश्मि बर्वे की उम्मीदवारी पर तलवार लटकी हुई है। मैं जिला परिषद अध्यक्ष के पद मैंने जो एक संभाला है, तब किसी ने मेरे पद पे या मेरे समाज पे, मेरे जाति प्रमाण पत्र पे कोई सवाल नहीं उठाया। आज महाविकास आघाड़ी ने जैसे ही रश्मि बर्वे का नाम जैसे घोषित किया, आज मेरे समाज पे उंगलियां उठती है। मैं कौन से समाज की हूँ ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं विरोधक से पूछना चाहती हूँ। अगर यही मुद्दा आपको करना था तो 2020 में क्यों नहीं उठाया? आज अगर कितना भी विरोधक चिल्लाए, लेकिन सत्य की जीत होती है, भले ही वो संघर्ष से हो। लेकिन कोर्ट से अगर फैसला रश्मि बर्वे के खिलाफ आता है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि रश्मि बर्वे का आवेदन खारिज होने के बाद उनके पति श्याम कुमार बर्वे अब रामटेक से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि रश्मि बर्वे के जमा किए गए AB फॉर्म में अपने पति को दूसरे वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में लिस्ट किया गया है। गौरतलब है कि रामटेक लोकसभा सीट SC रिजर्व सीट है और ऐसे में रामटेक सीट से सत्तारूढ़ गठबंधन को वॉकओवर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में शिवसेना यानी कि शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस के विधायक राजदू पर्वे को महायुति गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया और ऐसे में अब उनकी राह आसान नजर आती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की NCP और कांग्रेस मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की NCP और बीजेपी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में रामटेक का मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। नागपुर के रामटेक लोकसभा सीट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उम्मीदवार रश्मि बर्वे का जाति प्रमाण पत्र अवैध घोषित कर दिया गया है और जाहिर है इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। भूख, जिंदगी और मौत के दरमियान एक ऐसा शब्द है जिसके इर्द गिर्द ही दुनिया घूम रही है। किसी ना किसी जरिए से ये शब्द आप तक पहुंचे ही होंगे। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए मां ने फिर पानी पकाया देर तक। भूख से बिलखती हुई तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन बदलती दुनिया में प्लेट में खाना छोड़ देना इस दौर में फैशन सा बन चुका है। खाने की प्लेट में
चावल, दाल, पनीर और मशरूम छोड़ना मानो इस बात का सबूत बन चुका है कि वो शख्स रईसों की सूची में आता है। चाय की प्याली में 2 घूंट और कॉफी छोड़ देना इस दौर में स्टेटस सिंबल माना जाता है। प्लेट में अच्छी तरह से साफ करने को लोग अपनी तौहीन समझते हैं। मतलब प्लेट में खाना छोड़ देना ही स्टेटस सिंबल बन चुका है। दुनिया में जहां पर एक तरफ भुखमरी और गरीबी का स्तर बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 को सामने रखा और इसमें 2022 के आंकड़े लिए गए, जो ये बताते हैं कि जहां पर एक तरफ 80 करोड़ लोग भूखे रहने को मजबूर हैं, तो दुनिया भर में हर दिन 1 अरब टन खाना बर्बाद होता है, यानी कि खाना फेंक दिया जाता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि ये समाज की हकीकत है। एक तरफ स्टेटस सिंबल तो दूसरी तरफ खाली पेट, यानी कि भूखे यूं ही सो जाना। साल 2022 में साल भर में 1.05 अरब टन खाना बर्बाद हुआ, यानी कि जितना खाना लोगों के लिए उपलब्ध था उसमें से 19% बर्बाद हुआ। और अगर आप इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे तो साल भर में $1 ट्रिलियन यानी कि करीब 84 लाख करोड़ रुपए का खाना बर्बाद हुआ है। और इसके अलावा खाना सबसे ज्यादा घरों में बर्बाद हो रहा है। रिपोर्ट ये कहती है कि 63.1 करोड़ टन, यानी कि 60% खाना घरों में बर्बाद हुआ है और 29 करोड़ टन खाना फूड सर्विस सेंटर और 13 करोड़ टन रिटेल सेक्टर में बर्बाद हुआ। साल 2022 में औसतन दुनिया भर में हर व्यक्ति ने 79 किलो का खाना बर्बाद किया है। और जब मैं ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति की पूरी दुनिया में बात करती हूं, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली आप भी शामिल हैं और शायद मैं भी। अमीर देशों के मुकाबले गरीब देशों में महज 7 किलो खाने की बर्बादी हुई, जबकि दुनिया भर में आज भी करीब 80 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, यानी कि वो जिनको एक निवाला, एक अन्न भी नसीब नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि खाने की बर्बादी सिर्फ और सिर्फ अमीर देश ही कर रहे हैं, बल्कि रिपोर्ट ये कहती है कि खाना बर्बाद करने में गरीब देशों के नाम भी शामिल हैं। छोटे और गरीब देशों में भी करीब करीब उतने ही खाने की बर्बादी होती है जितनी कि अमीर देशों में खाने की बर्बादी हो रही है। खाने की बर्बादी को लेकर शहर और गांव की अगर आप तुलना करेंगे, तो शहरों की तुलना में गांव में खाने की बर्बादी कम होती है। और उसकी एक वजह यह है कि शहरों की तुलना में गांव में पालतू जानवर ज्यादा होते हैं और खाना उनमें बंट जाता है। इस वजह से शहरों के मुकाबले गांव में खाना उतना बर्बाद नहीं होता, यानी कि उसको भले ही पशु ही सही लेकिन खा रहा है। खाना बर्बादी के नाम पर आपके जहन में ये बात आती होगी कि भोजन यानी कि खाना ढाबे, होटल्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बर्बाद होता होगा, लेकिन नहीं, तस्वीर इसके बिल्कुल उलट है। रिपोर्ट ये कहती है कि साल 2022 में रेस्टोरेंट, कैंटीन और साथ ही होटल खाना बर्बाद करने के लिए 28% जिम्मेदार थे, लेकिन सबसे ज्यादा खाना बर्बाद करने में घरों का हाथ रहा, जिनकी हिस्सेदारी करीब 60% की रही, यानी कि करीब 631 मिलियन टन की हिस्सेदारी। भोजन बर्बाद करने वालों में सबसे ऊपर नाम है चीन का और दूसरे नंबर पर आपका और मेरा प्यारा देश भारत रहा, जबकि दुनिया के ऐसे कई देश हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं, भुखमरी का शिकार है, लेकिन वहां पर खाने की बर्बादी हो रही है। चीन टॉप पर है और वहां पर हर साल 109 मिलियन टन खाने की बर्बादी हो रही है। मतलब यह कि चीन में एक व्यक्ति 75 किलो खाना साल भर में बर्बाद कर रहा है। 75 किलो खाना बर्बाद हो रहा है साल भर में एक व्यक्ति की तरफ से। तो भारत में एक साल में
78 मिलियन टन खाना बर्बाद होता है। मतलब भारत में एक साल में एक शख्स 55 किलो खाने को बर्बाद करता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान, नाइजीरिया और साथ ही अमेरिका। पाकिस्तान में एक साल में 31 मिलियन टन खाना बर्बाद होता है, लेकिन भारत या फिर दूसरे देशों के मुकाबले पाकिस्तान में एक साल में एक व्यक्ति करीब 130 किलो खाने को बर्बाद करता है। तो नाइजीरिया एक ऐसे देश का नाम है जो लंबे वक्त से भुखमरी का शिकार है, लेकिन नाइजीरिया में भी एक साल में करीब 25 मिलियन टन भोजन खराब होता है।